हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रूथ एंड फैक्ट विथ अजय कात्यायन। इस चैनल पे हम कोशिश करेंगे वैसे मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, वैसे विषयों पे बात करने के लिए जिसमें सच्चाई क्या है क्या नहीं है वो आप तक पहुंच सके। इसमें हम बात करेंगे वैसे तथ्यों के बारे में, वैसे फैक्ट के बारे में, वैसे ट्रूथ के बारे में जो हिडन है, जो अभी तक आप तक नहीं पहुंचा है। तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बहुत ही बेस्ट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में, आज की इस डिस्कशन में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, आज की सेशन में हम जानने वाले हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। नाम तो सुना ही होगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। यदि आप नाम नहीं सुने हैं तो यही तो मेरा काम है, आप तक वैसे लोगों की सच्चाई पहुंचाना, वैसे लोगों की ट्रूथ पहुंचाना जो अब तक आप नहीं जानते हैं। तो आज इस सेशन में हम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जीवन से जुड़े हुए अनसुने किस्सों को सुनेंगे कि कैसे एक व्यक्ति जिसे कभी भारत से प्रेम नहीं था, कैसे एक व्यक्ति जो इंडिया में रहना नहीं चाहता था, वो भारत के परमाणु ऊर्जा का, वो भारत के परमाणु बम का जनक बन गया, और कैसे इस महान व्यक्ति अचानक ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चला गया। इन सारे अनसुने, अनसुलझे पहलुओं पे आज चर्चा होगी। आप इस चर्चा में लास्ट तक बने रहे, अंत तक बने रहे, ताकि हर एक पहलू को हम लोग बड़े बारीकी से, बड़े ध्यान से समझ सके। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में बात करना हो तो बिना इस कथन का उनके बारे में बात हो ही नहीं सकता कि उन्होंने एक बार कहा था अपने पिताजी से कि मेरी सफलता इस बात पर आश्रित नहीं होगी कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कहा एक बार अपने पिताजी से कि मेरी सफलता इस बात पर आश्रित नहीं होगी कि मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, मेरी सफलता इस बात पर आश्रित होगी कि मैं अपने कार्य से क्या करने वाला हूं। शायद इसी से ये बनकर आया कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आपके बारे में कोई क्या कहता है, क्या सोचता है, ना वो आपका भाग्य डिसाइड करने वाला है, ना तकदीर डिसाइड करने वाला है। उस बात से कुछ डिसाइड नहीं होने वाला है। इस बात से सब कुछ डिसाइड होगा कि आप क्या कर रहे हैं। ये कथन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कब कहा था, इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। क्यों कहा था उस विषय पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जीवन के बारे में जानते हैं। इन्होंने एक और बात कही जो बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने कहा मैं सीरियसली कहता हूं कि बिजनेस या जॉब या इंजीनियरिंग ये सब मेरे लिए नहीं है। बिजनेस, जॉब, इंजीनियरिंग ये सब मेरे लिए नहीं है। मतलब इस लाइन से आप क्या समझ रहे हो? इस लाइन से आप ये समझ रहे हो कि आप वही काम करो जिस काम को करने में आपका दिल लगता है, जिस काम को करने में मन लगता है, क्योंकि लक्ष्य किसी को देख के नहीं बनाया जाता है, बल्कि लक्ष्य अपने दिल से बनाया जाता है, अपनी इच्छा से बनाई जाती है। तो आगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जीवन का एक छोटा सा हम परिचय ले लेते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जिनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को बॉम्बे में हुआ, जिसे उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया के दरमियान, क्योंकि 1909 में भारत में तो अंग्रेजों का शासन था, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। निधन की यदि बात करें तो 24 जनवरी 1966 को इनका मॉन्ट ब्लैंक फ्रांस में क्या हो गया, निधन हो गया। ये इनका जीवन काल है। आप देख सकते हैं कि बहुत लंबा जीवन काल नहीं रहा है, लेकिन इस छोटे से जीवन काल में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने न जाने कितने बड़े काम किए, जो भारत में आज तक भारत की विकास की नींव बने हुए हैं। तो आप सारे युवाओं को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की इस इंस्पायरिंग जर्नी को जानना चाहिए। आप सारे युवाओं को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के इस जीवन के बारे में जानना चाहिए कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का ये जीवन कैसा है और कितना अद्भुत है। आगे बात करेंगे इनके पेरेंट्स के बारे में। ध्यान समझिएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जिनके पेरेंट्स थे जहांगीर हॉर्म्स जी भाभा, और इनके माँ का नाम था मेहरीन भाभा।
यदि इनके भाई बहनों की बात करें तो इनके एक भाई थे जिनका नाम था जमशेद भाभा। ये इनके पूरे परिवार का परिचय हुआ। इनके परिवार के परिचय के बाद थोड़ा और आगे बढ़ते थे और इनके जरा शिक्षा के बारे में बात करते हैं। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई, प्रारंभिक शिक्षा इनकी मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनर स्कूल में हुई थी। ध्यान सुनिएगा, ये मुंबई का कैथेड्रल एंड जॉन कॉनर स्कूल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। मतलब भाभा एक ऐसा नहीं है कि गरीब परिवार से है, भाभा एक संपन्न परिवार से आते हैं। और ये भी बात नहीं है कि जो भी सफल होता है वो कोई गरीब परिवार का ही सफल होता है। सफलता तो हर कितने अमीर परिवार के लोग भी कुछ और बन जाते हैं और गरीब परिवार के लोग भी क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, गरीब इसलिए सफल नहीं होता कि वो अपने गरीबी का रोना रोते रहता है, और अमीर इसलिए सफल नहीं होता कि वो अपने अमीरी के दिखावे में अपने लक्ष्य से भटक जाता है। लेकिन भाभा एक बड़े ही संपन्न और रईस फैमिली से आते थे और इनका प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पर हुआ मुंबई के कैथेड्रल जॉन स्कूल में। जरा और इनके जीवन के बारे में, इनके रुचियों के बारे में हम जानेंगे तो क्या कह रहा है कि बचपन में भाभा को पेंटिंग, म्यूजिक और गार्डनिंग में बहुत मन लगता था। बचपन में इनको पेंटिंग करने में, गार्डनिंग करने में बड़ा ही अच्छा लगता था। इसकी कारण क्या थी? उनकी मैटरनल आंट मेहरबाई टाटा, उनकी जो मैटरनल आंट थी, आंटी थी, मतलब जो उनके मामा के घर की थी, जिनके साथ ये अक्सर म्यूजिक सुना करते थे। बचपन में भाभा खास रूप से वायलिन तथा पियानो का क्लास भी लेते थे। मतलब बचपन में इनकी रुचियां कई अलग अलग क्षेत्रों में रही। बचपन में इनकी रुचियां कई अलग अलग चीजों में रही। पेंटिंग करना, म्यूजिक करना, गार्डनिंग करना, कभी कभी वायलिन का क्लास लेना, है ना, कभी कभी पियानो के क्लास लेना, ये सारा काम ये बचपन में करते रहते थे। तो आप यहाँ से ये देख रहे हैं कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा बचपन से एक विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे, बचपन से विलक्षण प्रतिभा के विद्यार्थी थे, जिसे कई अलग अलग कार्यों में मन लगता था। भाभा एक बहुत ही संपन्न शिक्षित पारसी परिवार से आते थे। इनका जो धर्म था वो पारसी धर्म से आते थे और इनका परिवार टाटा परिवार से काफी नजदीक था। जो उस समय का टाटा परिवार होता था, जमशेद जी टाटा, है ना, ये तो रतन टाटा की तस्वीर है, लेकिन टाटा परिवार से भाभा परिवार की बड़ी ही क्या थी, करीबियां थी। समझ में आ रहा है ना, दोनों परिवार एकदम पड़ोसी जैसा था, बड़ा ही करीब था। ठीक है, तो विद्यार्थियों, भाइयों, अभी तक के चर्चा में हम ये समझ चुके हैं कि डॉक्टर भाभा बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और काफी रईस परिवार से आते थे। तो आगे इनकी जिंदगी में क्या हुआ, कैसे फिर ये आगे बढ़े, उस चीज पे जरा और नजर डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। अपनी शिक्षा मुंबई में पूरा करने के बाद डॉक्टर भाभा आगे की शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। जब इन्होंने मुंबई में अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो ये वहां से सीधा कहां चले गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये आगे की अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये आगे पढ़ने के लिए क्या हो गए, चले गए, निकल गए। अब देखिए, कोई भी काम जिंदगी में कोई जब करता है ना तो उसके पीछे एक प्लान होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जब काम करे तो वो प्लान क्या हो जाए, सक्सेस ही हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, ये कोई भी जरूरी नहीं है। तो भाभा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्यों गए थे, इसके पीछे इनके घर वालों का पूरा एक प्लान सेट था। क्या प्लान था? ऐसे भाभा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अपने पिता तथा अपने अंकल दोराब जी टाटा, जो अभी मैंने बताया कि टाटा परिवार से इनकी काफी नजदीकियां थी, तो इनके जो अंकल थे दोराब जी टाटा, जो इनके परिवार के काफी निकटतम थे, उनके कारण गए। उन लोगों ने इनको मिलकर कैम्ब्रिज भेजा। इनके परिवार का और दोराब जी टाटा का प्लान क्या था? तो इनका प्लान ये था कि कैम्ब्रिज से भाभा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आए और टाटा स्टील, आप सुने होंगे जो जमशेदपुर में है, जिस इसीलिए जमशेदपुर को स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो वहां से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आए और टाटा स्टील जमशेदपुर को लीड करे। मतलब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा टाटा स्टील जमशेदपुर वाली कंपनी को चलाए, इसीलिए इन लड़के को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा गया।
अब क्या होता है कभी कभी कि हम लोग बच्चों को भेजते हैं शहर में पढ़ने के लिए, वो वहां तो पढ़ाई तो नहीं करता है लेकिन उसका मन किसी और से लग जाता है। तो वो शहर में तो बना हुआ है लेकिन वास्तव में वो पढ़ने के लिए नहीं बना है, किसी और काम के लिए ही बना हुआ है। डॉक्टर भाभा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, पढ़ने के लिए भी गए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी करने गए, लेकिन आप याद कीजिए वो पहला कथन जो ये अपने पिताजी से कहना चाहते थे, जिसको मैंने अभी सबसे शुरू में आपको अभी जस्ट दिखाया ही था, जो इन्होंने अपने पिताजी से एक पत्र लिखा और पत्र लिखे उन्होंने कहा कि मैं सीरियसली कहता हूं कि बिजनेस, जॉब या इंजीनियरिंग ये सब मेरे लिए नहीं है। मेरी सफलता इस बात पर आश्रित नहीं होगी कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। मेरी सफलता इस बात पर आश्रित होगी कि मैं अपने कार्यों से क्या करने वाला हूं। हो सकता है इनके पिताजी कह रहे हो कि सब लोग क्या कहेंगे कि मेरा बेटा गया कैम्ब्रिज इंजीनियरिंग करने और इंजीनियरिंग बीच में ये छोड़ दिया, तो इसीलिए बोले कि मेरी सफलता इस बात पर आश्रित नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि मेरी सफलता इस बात पर आश्रित है कि मैं क्या करने वाला हूं। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ये गए थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने, लेकिन भाग्य को कुछ और क्या था, भाग्य को कुछ और चाहिए था, भाग्य को कुछ और मिलना था। तो हुआ क्या आगे, वहां जाने के बाद उन्होंने अपने पिता से कहा कि इंजीनियरिंग उनके लिए नहीं बनी है, इंजीनियरिंग मेरे लिए नहीं बनी है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कहा, बल्कि वो अपना कैरियर फिजिक्स में बनाना चाहते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कहा कि इंजीनियरिंग मेरे लिए नहीं बनी, बल्कि मैं अपना कैरियर फिजिक्स में बनाना चाहता हूं। तो उनके पिता ने भी सहानुभूति दिखाते हुए अपने बेटे की बात मान ली। बोले ठीक है भाई, जो तुमको मन है वही करो, लेकिन एक शर्त है कि जब तुम फिजिक्स से आगे पढ़ोगे तो तुमको फर्स्ट क्लास से पास होना पड़ेगा। भाभा बोले ये बहुत ही आसान सा चैलेंज है, मैं ये कर लूंगा। तो जब पेरेंट्स, हर बात पे एक एक लर्निंग है, हर बात पे आपको सीखना है बड़े लोगों के जीवन से। तो जब आपके गार्जियन आपको अपने मन का करने देते हैं तो आप भी उनके भरोसे को ना तोड़े, आप भी उनके भरोसे पे खरा उतरे और अपने पेरेंट्स को दिखाए कि नहीं, यदि आपने हम पे भरोसा किया है तो मैं आपके भरोसे पे क्या उतरूंगा, खरा उतरूंगा, मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने वही किया, अपने पिता के भरोसे को टूटने नहीं दिया। और डॉक्टर भाभा ने अपनी परीक्षा फर्स्ट क्लास से 1919 में पास भी किया। यहाँ एक बात और करने वाला है मित्रों कि कैम्ब्रिज जाने के बाद डॉक्टर भाभा की रुचि फिजिक्स में बढ़ी। वास्तव में वो वहां गए थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए, लेकिन जब ये कैम्ब्रिज गए ना तो वहां पे इनके फिजिक्स के प्रति रुचि जो थी वो धीरे धीरे क्या होती गई, बढ़ती गई। डॉक्टर भाभा की फिजिक्स के प्रति रुचि बढ़ती गई। और ये रुचि क्यों बढ़ी, इसके पीछे भी बड़ा ही एक सुनियोजित कारण है। फिजिक्स में इनकी रुचि क्यों बढ़ी, है ना, इसके पीछे कारण क्या था जरा उसको देखेंगे। इसके पीछे कारण था जो 1930 का पीरियड था, जो 19 के 30 का समय था, वो फिजिक्स में रेवोल्यूशन का समय था। क्योंकि इस पीरियड में ही बहुत सारे भौतिक वैज्ञानिक ने फिजिक्स में कई सारे खोज किए। तो चूंकि जैसे आप माहौल में रहोगे ना, नहीं कहा जाता कि जैसा रहे संगत वैसा हो रंगत, तो आप जिस माहौल में रहोगे ना उस माहौल में धीरे धीरे उसका असर पड़ेगा। पहले से तो इनके मन में फिजिक्स के प्रति कुछ रुचि, इंटरेस्ट थी ही, लेकिन जिस पीरियड में, जिस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये रह रहे थे, उस समय वहां पे बहुत बड़े बड़े फिजिक्स वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बहुत सारे फिजिक्स में बड़े बड़े क्या किए, खोज किए। जैसे कि मैं सारे तो लेखों का वर्णन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे जेम्स चैडविक ने उसी आसपास न्यूट्रॉन का खोज किया, जॉन कॉकक्रॉफ्ट और अर्नेस्ट वॉल्टन ने लिथियम से हाई एनर्जी प्रोटॉन्स को कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, इस चीज का खोज किया। तो ये सारे चीजों का भाभा के जीवन पर बड़ा ही प्रतिकूल असर पड़ा। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा वो धीरे धीरे फिजिक्स के प्रति उनकी रुचि जो है वो लगातार क्या होती गई, बढ़ती गई। ठीक है, जैसे कि और भी कई आविष्कार हुए। फ्रांसिस्को एस्टोन ने केमिकल आइसोटॉप्स की खोज की। ऐसे कई आविष्कार ने डॉक्टर भाभा के मन में बैठे फिजिक्स के प्रति रुचि को क्या कर दी, चिंगारी दे दी। आग तो पहले से जल ही रही थी और वो आग बिल्कुल शोला बन के धधकने लगी। अब ये भी फिजिक्स की दुनिया में अपना नाम करना चाहते थे, फिजिक्स की दुनिया में नई खोज करना चाहते थे। और इसीलिए इन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिखा कि मैं ये इंजीनियरिंग वगैरह नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो मेरा इच्छा होता है। और उनके पिताजी ने भी इनको
अनुमति दे दिया, परमिशन दे दिया। इस तरह से भाभा ने 1935 में अपनी डॉक्टरेट की डिग्री न्यूक्लियर फिजिक्स में हासिल किया। फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने डॉक्टरेट की और वो डिग्री जो है न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी में इन्होंने हासिल किया। कुछ वर्षों तक फिजिक्स में कई कार्य करने के बाद भाभा सितंबर 1939 में भारत लौट आए अपने एनुअल वैकेशन पे। मतलब जब वार्षिक छुट्टी हुआ तो वार्षिक छुट्टी के बाद भाभा जो है लगभग सितंबर 1939 में भारत लौट कर आ गए। और भारत लौट के आने के पीछे दो कारण था जिस पे आगे हम प्रकाश डालेंगे। पहला तो इनके कॉलेज का जो एनुअल वैकेशन था वो था, और आप देखेंगे कि 1939 का जो ईयर है वो इतिहास में दर्ज है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, तो इस वजह से भी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है वो कहाँ आ गए, भारत आ गए। लेकिन दुर्भाग्यवश भाभा फिर वापस इंग्लैंड नहीं लौट पाए। मेरे अनुसार तो ये दुर्भाग्य नहीं था, ये तो भारत के लिए सौभाग्य की बात थी कि शायद भाभा दोबारा यदि इंग्लैंड जाते तो ये इंग्लैंड के होके रह जाते। लेकिन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इंग्लैंड न जा सके क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था और एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाना अत्यंत मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक द्वीप से दूसरे द्वीप पे जो प्लेन से जाएगा लोग उड़ा देते थे, तो ये बड़ा ही मुश्किल था। इसीलिए डॉक्टर भाभा क्या हुआ, इंग्लैंड नहीं जा पाए। ऐसे भाभा ने कई प्रयास किए लेकिन नहीं जा सके। कई चिट्ठियां लिखी, खूब प्रयास किया, पिताजी से पैरवी लगाई, बड़े परिवार से थे ही, लेकिन कुछ भी काम ना हुआ, ये इंग्लैंड नहीं जा पाए। तभी एक अचानक से बड़ी ही सुखद और खूबसूरत घटना भाभा के जीवन में घटती है। भारत में उनकी मुलाकात सीवी रमन से हुआ। आपने सीवी रमन का नाम सुना होगा, भारत के बहुत बड़े एक वैज्ञानिक जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलुरु को लीड कर रहे थे, है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलुरु को लीड कर रहे थे सीवी रमन, और वहीं पे सीवी रमन से मुलाकात हुई डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की यह मुलाकात उनको एक नई दिशा की ओर ले गई, उनको एक नई राह दिखाई। डॉक्टर भाभा ने यही सीवी रमन के साथ कार्य करना शुरू किया और अपने रिसर्च को जारी रखा न्यूक्लियर फिजिक्स में। उनके साथ काम करने लगे और जो इनका इंटरेस्ट था न्यूक्लियर फिजिक्स, उस पर अपनी रिसर्च जारी रखी। डॉक्टर भाभा को 1941 में ऑफ एडम्स प्राइज से सम्मानित भी किया गया। एडम्स प्राइज से 1941 में भाभा को सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं। 1941 में डॉक्टर भाभा ने रॉबर्ट मिल्केन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि वार, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, जल्द समाप्त हो जाएगा और वो जल्द इंग्लैंड लौट जाएंगे। लेकिन 1941 में पत्र लिखा, लेकिन आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 तक चला, तो ये बड़ा ही कहना मुश्किल था कि भाभा जल्द वहां पे जा पाते। लेकिन लगभग 1941 तक इन्होंने अधूरे मन से काम तो शुरू कर दिया था, लेकिन इनका भी पूरा मन लग नहीं रहा था काम करने में। ये इनको बार बार इंग्लैंड की याद सता रही थी, ये बार बार इंग्लैंड जाना चाहते थे, वहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना रिसर्च जारी रखना चाहते थे, लेकिन ये भी भारत में अभी रह नहीं रहे थे। क्या हुआ आगे देखते हैं। कह रहा है, लेकिन इसी दौरान बेंगलुरु में उनकी मुलाकात एक बहुत ही बड़े व्यक्ति, शानदार व्यक्ति से हुई, विक्रम साराभाई। ठीक है ना, विक्रम साराभाई से उनकी मुलाकात हुई। मैं आपके लिए विक्रम साराभाई पे एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। पूरा विक्रम साराभाई का जीवन क्या है, मैं आपको वैसे ट्रूथ्स दिखाना चाहता हूं। आप देखो तो कि भारत में कितने जेम्स है, भारत में कितने महापुरुष हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं है, और आप दुनिया के लोगों को देखते रहते हैं। इन भारत के योद्धाओं की कहानी आप जानिए, भारत के इन महापुरुषों की कहानी जानिए जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके भी बहुत बड़ी भारत की नींव मजबूत की, जिसका फायदा आज भारत ले रहा है, जिससे भारत विकसित भारत की राष्ट्र की ओर चल रहा है। तो मैं विक्रम साराभाई पे एक अलग से कहानी लेकर आऊंगा, विक्रम साराभाई पे एक अलग से वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा जरूर। लेकिन सबसे पहले जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बहुत सारे लोगों तक शेयर करें ताकि सारे लोग इसके बारे में जान सके। ये कोई विद्यार्थियों का टॉपिक नहीं है, ये किसी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का टॉपिक नहीं है, हर भारतीय का टॉपिक है। हर भारतीयों को डॉक्टर साराभाई, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में जानना चाहिए।
हर भारतीयों को अपने योद्धाओं के बारे में जानना चाहिए, हर भारतीयों को भारत के महान लोगों के बारे में जानना चाहिए। और हमारा यही प्रयास है कि इस ट्रूथ के माध्यम से, इस फैक्ट के माध्यम से सबके बारे में मैं आपको बता सकूं। तो यहाँ पर उनकी मुलाकात विक्रम साराभाई से हुई और उसके बाद 1944 में डॉक्टर भाभा ने इंग्लैंड जाने की ख्याल को छोड़ दिया। चूंकि 1 साल के आसपास युद्ध समाप्त हो गया, वो चाहते तो दोबारा जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड जाने के ख्याल को छोड़ दिया। अब वो भारत में रहकर भारत के लिए काम करना चाहते थे। ओहो हो, बहुत सुखद दिन आ गया है। डॉक्टर भाभा ने आखिर अपने जीवन में वो फैसला ले ही लिया जब वो भारत में रहकर भारत के लिए काम करना चाहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को कि विक्रम साराभाई से मुलाकात ही वो ऐसा पल था, वो क्षण था जब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने यह निर्णय लिया कि अब वो भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। और शायद ये भारत के लिए बहुत ही सुखद क्षण था। कह रहा है कि 26 अप्रैल 1948 को भाभा ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखा कि परमाणु ऊर्जा के विकास को एक बहुत छोटे और उच्च शक्ति वाले निकाय को सौंपा जाना चाहिए, जिसमें कार्यकारी शक्ति वाले 3 लोग शामिल हो और बिना किसी हस्तक्षेप के सीधे प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह हो। ये लाइन, इस वक्तव्य से आप ये समझ सकते हैं कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा के कार्य में आपको जितना भी आज विकास दिख रहा है, उसकी नींव जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने ही डाली थी। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के सीरियसनेस को आप इस बात से समझिए कि वो सीधा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिख कहते हैं कि छोटी टीम बनाइए और इफेक्टिव टीम बनाइए, और वो टीम और किसी को रिपोर्ट नहीं करेगी, वो टीम सीधा देश के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगी, उसके काम में कोई बाधा नहीं आएगा। क्योंकि उस समय तक, लगभग 1948 तक, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इस बात को ठीक ढंग से समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं भारत को यदि आगे जाना है तो भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना ही होगा। और इस बात की सीरियसनेस को आप यहां से देख सकते हैं। 26 अप्रैल 1948 को भाभा ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखा, है ना, कि वही बात है। और यहाँ पे ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और ये 2 लोग हैं यहाँ पे जिनेवा में। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक परमाणु सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। आगे क्या करें, भाभा ने 18 महीने में परमाणु बम बनाने का दावा किया था। भाभा ने 18 महीने में परमाणु बम बनाने का दावा किया, जिससे अमेरिका समेत पूरे विश्व में खलबली मच गई थी। विमान हादसे के 3 महीने पहले भाभा की मृत्यु हुई थी। विमान हादसे में उसके 3 महीने पहले भाभा की एक घोषणा ने दुनिया के बड़े मुल्कों को चौंका दिया था। भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा करते हुए कहा था कि अगर उन्हें छूट मिले तो मात्र 18 महीने में एटम बम बनाकर दिखा सकते हैं। भाभा का ये बात सुनते पूरी दुनिया में खलबली मच गई। और भाभा हमेशा देश की सुरक्षा, ऊर्जा, कृषि और मेडिसिन के क्षेत्र में न्यूक्लियर एनर्जी के डेवलपमेंट का जिक्र करते थे। इन सारी चीजों में आगे बढ़ना है तो न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु संपन्न देश को होना पड़ेगा। वे देश के विकास के लिए इसे जरूरी मानते थे। कहते हैं कि अगर उनका विमान क्रैश नहीं होता तो भारत न्यूक्लियर साइंस की फील्ड में कई उपलब्धियां बहुत पहले हासिल कर सकता था, जो आज हासिल किया है। डॉक्टर भाभा के जाने से हमारे देश को इतना बड़ा झटका लगा कि वो झटके से उबरने में भारत को कई वर्षों का समय लग गया। और क्या कहा जा रहा है कि 24 जनवरी 1966 को एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई थी। ये देश के लिए काफी दुखद समय था। एयर इंडिया का यह विमान मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा था, लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले ही यह विमान यूरोप के आल्प्स माउंटेन रेंज में क्रैश हो गया। इस हादसे में होमी जहांगीर भाभा समेत 117 लोगों की मौत हो गई थी। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का ये जीवन लीला यहाँ पे समाप्त हो गया। जिस जीवन लीला को और चलना चाहिए था, जिससे भारत एक ऐसा परमाणु ताकतवर देश बन सकता था जो आज दुनिया में कहीं आगे होता, लेकिन शायद नसीब को, भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन डॉक्टर भाभा की उस जर्नी को आगे भी चलाया गया। अमेरिका पर लगा था भाभा की मौत की साजिश रचने का आरोप। अमेरिका पे इस बात का आरोप लगा था कि भाभा का जो मौत है, इसकी साजिश का आरोप लगा था अमेरिका पे। ये कहा जाता है कि होमी जहांगीर भाभा की मौत के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी का हाथ था। भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को रोकने के लिए भाभा की मौत की साजिश रची गई थी।
कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसा बात कहा गया। हादसे के 42 साल बाद 2008 में एक दावा किया गया, विदेशी पत्रकार ग्रेगरी डॉगलस की एक किताब कन्वर्सेशन विद द क्रो। डॉगलस की किताब थी कन्वर्सेशन विद द क्रो, में डॉगलस और सीआईए ऑफिसर रॉबर्ट क्राउली के बीच बातचीत का अंश है। इसी में डॉगलस ने होमी जहांगीर भाभा की मौत के पीछे सीआईए का हाथ होने का दावा किया था कि सीआईए जैसे भारत में नहीं है आईबी रो, उसी तरह अमेरिका की एजेंसी है सीआईए, और उनका दावा था कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का को साजिश के तहत मरवाया गया था। किताब के मुताबिक 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत से अमेरिका बेचैन हो गया था। भारत की बढ़ती परमाणु ताकत को देखकर अमेरिका की चिंता बढ़ गई थी। सीआईए ऑफिसर रह चुके रॉबर्ट क्राउली ने भाभा के प्लेन को बम से उड़ाए जाने की बात को स्वीकार किया था। और ये देख सकते हैं कि आखिर भाभा की ये मौत इतनी जल्दी क्यों हो गई थी, उसके पीछे ये खुलासा आज तक भी हुए है। लेकिन भारत ने अपना महान सपूत खो दिया। लेकिन आपने ये भी देखा कि भाभा ने कितनी विषम परिस्थितियों में भी भारत की उस परमाणु ऊर्जा की नींव डाली, जिससे भारत आज परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुका है। तो ऐसे ही कुछ शानदार बेहतरीन कहानियों के लिए, बेहतरीन ट्रूथ और फैक्ट के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में अगली शख्सियत की एक शानदार कहानी लेकर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।